बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की अकाउंटिंग फॉर करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में हम हमारे पास टोटल 10 टॉपिक्स हैं 96 से 105। पहला टॉपिक है जी हमारा इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री का दूसरा नाम है स्टॉक। तो मैंने थोड़ा सा साइड पे अगर आप देख सकते हैं कि इन्वेंट्री एक अमेरिकन टर्म है और ब्रिटिश टर्म में इसको स्टॉक कहते हैं। ठीक है, और बेसिकली नाम ये बेसिकली गुड्स का है, जो अशिया में इस्तेमाल करते हैं, बेचते हैं, बेचने के लिए खरीदते हैं, वो हमारी गुड्स कहलाती हैं। स्टॉक कहलाता है, इन्वेंट्री कहलाता है। नीचे थोड़ा सा बात मैंने बताया कि अमेरिकन स्टॉक की टर्म शेयर्स के लिए यूज करते हैं। तो खैर चलें, वो एक अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पे हम इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं या स्टॉक की बात कर रहे हैं। अक्सर आप ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लिख रहे होते हैं। तो इन्वेंट्री क्या है? फॉर द सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऐसी चीज जो आपने इसलिए खरीदी कि आपने उसको बेचना है, वो आपकी इन्वेंट्री या स्टॉक कहलाता है। अगर रूटीन में आप चीज आपने खरीदी बेचने के लिए नहीं है और आप उसको बेच रहे हैं, तो वो आपका स्टॉक नहीं कहलाएगा। जिस तरह कि मेरे पास बाइक है या गाड़ी है, तो मैं उसको रूटीन में यूज करता हूँ। मैं उसको अपनी गाड़ी चेंज करना चाह रहा हूँ या बाइक चेंज करना चाह रहा हूँ या नया मॉडल लेना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको अगर सेल करता हूँ, तो सेल करने का मकसद, अब मैं सेल कर रहा हूँ, लेकिन वो चूंकि चीज मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदी थी, तो दैट्स वाई वो मेरा स्टॉक नहीं कहलाएगा, वो मेरा एसेट कहलाएगा। तो यहां पे एक फिक्स एसेट कहलाएगा। यहां पे क्या बात हुई कि ऐसी अशिया जो बेचने के लिए आप खरीदते हैं, वो आपका स्टॉक या इन्वेंट्री कहलाता है। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच सेल्स, या आप चीजें प्रोड्यूस करनी है बेचने के लिए, एज मटीरियल सप्लाई व्हाट्सोएवर। अब यहां पे हम उसको बेसिकली कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री की बात वो कर रहा है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में दो चीजें आ जाती हैं, एक कॉस्ट ऑफ परचेज है और कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है। कन्वर्जन में आपकी लेबर आ जाती है और आपका एफ आ जाता है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। यानी कि आप देखें, ये तीन चीजें हो गई। एक कॉस्ट ऑफ परचेज हो गया, चीजें जितनी खरीदी थी, यानी कि रॉ मटेरियल जो खरीदा था, फिर उस पर लेबर ने काम किया, और तीसरी चीज जो फैक्ट्री के एडिशनल एक्सपेंसेस हैं, वो आ जाते हैं। उन एडिशनल एक्सपेंसेस में क्या आ सकता है? वो आ सकता है हमारे पास यानी कि फैक्ट्री रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, या फिर सुपरवाइजर सैलरी, कोई भी चीज, जो भी चीजें इन दो से हट के फैक्ट्री के अंदर जितने भी खर्चे होंगे, वो सारे उसके ओवरहेड्स का हिस्सा है। अब कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास टोटल तीन मेथड्स होते हैं। यहाँ पे दो लिखे हुए हैं, तीसरा मैं लिख देता हूँ। एक हमारे पास होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन वेटेज एवरेज, और लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये तीनों मेथड्स जो है, ये या तो ट्रेडिंग में यूज होते हैं, या प्रोडक्शन सेक्टर में रॉ मटेरियल जब हम इशू करते हैं फैक्ट्री को, उस वक्त यूज होते हैं। ठीक है। इन तीनों मेथड्स का आपस में अपनी एक टर्मिनोलॉजीज हैं। अगर आप सीखना चाहें तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये MGT 402 का टॉपिक है, तो हम इस पर डिटेल में बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं। एक पीरियोडिक सिस्टम है, एक परपेचुअल सिस्टम है। ये मैं बता देता हूँ। परपेचुअल सिस्टम ये कहता है कि ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एंड कैलकुलेटेड व्हेन अकर। पीरियोडिक सिस्टम कहता है ऑल कैलकुलेशंस डन एट द पीरियड एंड। जितनी भी कैलकुलेशन है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड तो होंगी, लेकिन कैलकुलेशन इज डन एट पीरियड एंड, यानी कि मंथ खत्म होने पर या क्वार्टर खत्म होने, साल जो भी आपका पीरियड हो, वो खत्म होने के बाद। नेक्स्ट आ जाएंगे हम। टॉपिक नंबर 97 है कि रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्री कैसे रिकॉर्ड होती है। हम इन्वेंट्री को जब रिकॉर्ड करते हैं, तो ऑब्वियसली जिस वक्त हम उसने परचेज किया है या सेल कर रहे हैं उस इन्वेंट्री को, उस वक्त हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। अब यहां पे एक बात वो बड़ी सी लिख रहा है, टाइटल वर्सेस पोजेशन।
इट इज मिसअंडरस्टूड दैट टाइटल इज सिनोनिम विद पोजेशन ऑफ गुड्स इन हैंड। बिल्कुल वाकई सही बात है। टाइटल मलकियत को कहते हैं। पोजेशन इन हैंड चीज आपके पास होने को कहते हैं। आप किसी दोस्त से कोई चीज, जैसे आपने बाइक इस्तेमाल, बाइक पास नहीं थी, कहीं जाना था, दोस्त से बाइक ले ली। अब वो बाइक आपके पोजेशन में है, लेकिन वो आपके टाइटल में नहीं है, वो आपकी नहीं है। द गुड्स इन हैंड मे नॉट बी owned एंड गुड्स दैट आर इन हैंड मे बी owned, नॉट इन हैंड। देखिए, जिस दोस्त से आपने वो बाइक ली है, आपके पास है लेकिन आप उसके मालिक नहीं है, और उसके पास नहीं है उसके बावजूद वो इसका मालिक है। तो ठीक है, ये दोनों चीजें सिनोनिम नहीं है, डिफरेंट चीजें हैं। देन अच्छा, ऑनरशिप। ऑनरशिप, जब आप चीजें खरीद लेते हैं तो वो आपकी ऑनरशिप में आ जाती है। ठीक है। गुड्स इन ट्रांजिट, कंसाइनमेंट सेल्स, बायर हैव राइट टू रिटर्न। जब गुड्स इन ट्रांजिट हो, वो दो तरह से होंगी। एक तो ये है कि आप खुद बायर के पास, सेलर के पास गए, चीज खरीदी, और खरीदने के बाद आप उसे कहते हैं यार इसको बिल्टी करवा देना या बुक करवा देना, मैं आगे रिसीव कर लूंगा। अब ट्रांजिट आपके कहने पर उसने करवाया है, और आप उसको खरीद चुके हैं, वो आपकी मलकियत में आके, सिर्फ आपके पोजेशन में नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि आपने ऑर्डर प्लेस किया, चीज आपके सेलर ने भेजी, लेकिन अभी रास्ते में थी, आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। बायर हैव राइट टू रिटर्न। आपके पास राइट है, आप उसको रिटर्न कर सकते। क्यों? क्योंकि वो आपके टाइटल में तब आएगी जब आपके वो पास पहुंचेगी, आपके स्टोर में, आपके गोडाउन में पहुंचेगी। ठीक है। लेकिन पहले केस में, क्योंकि आपके टाइटल में आ चुकी है, आप उसके मालिक बन चुके हैं, आप उसे रिटर्न नहीं कर सकते। आप हाँ, वापस करने का राइट है आपके पास, लेकिन फिर वो उसका प्रोसीजर दूसरा होगा। फिर अगली बात आती है, गुड्स इन ट्रांजिट क्या होता है। सेलर हैज शिप्ड बट द बायर डिड नॉट रिसीव। सेलर ने चीजें भेज दी लेकिन बायर ने रिसीव नहीं की, ये गुड्स इन ट्रांजिट कहलाएगा। गुड्स इन ट्रांजिट आर इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री ऑफ द पार्टी हु इज फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब गुड्स इन ट्रांजिट में कौन रिस्पॉन्सिबल है, यहां पे आप देख लें, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, तो पहले केस में नुकसान हुआ बायर का, क्योंकि वो चीज खरीद चुका था, उसके टाइटल में आ चुकी थी। दूसरे केस में नुकसान हुआ सेलर का, क्योंकि अभी बायर उसका मालिक नहीं बना था। चीजें खराब होने, टूट फूट के शिकार होने या एक्सीडेंट की वजह से नुकसान होने का नुकसान बियर करेगा सेलर। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। देन हमारे पास आ जाता है, फॉर सेलर एंट्री क्या होगी। गुड्स इन ट्रांजिट फॉर विच गुड्स हैव बीन डिस्पैच बट कंट्रोल हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड। ठीक है, गुड्स डिस्पैच कर दी, गुड्स इन ट्रांजिट टू इन्वेंट्री या परचेज वो क्रेडिट करेगा। फॉर सेलर अपॉन सेल्स मींस ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ सेल्स गुड्स इन ट्रांजिट, अकाउंट सेबल टू सेल्स। जब चीजें पहुंच गई हैं बायर के पास या उसने खरीद ली हैं, तब ये एंट्री होगी। तब तक एंट्री पहले वाली रहेगी। ठीक है, कि जब चीजें भेज दी हैं तो गुड्स इन ट्रांजिट टू इन्वेंट्री, और जब उसके पास पहुंच गई हैं तो ये दो एंट्रीज होंगी। ये जनरल एंट्रीज है बेसिकली। ठीक है। अब फर्स्ट करिएगा, गुड्स उसने भेजी हैं 10,000 की, तो वो यहां लिखिएगा गुड्स इन ट्रांजिट 10,000, और 10,000 की इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन ये चीजें 10,000 की थी, 10,000 की एंट्री हो गई, 10,000। बट ये सेल 10,000 की, इसकी कॉस्ट 10,000 थी। सेल तो हमने ये की है 13,000 रुपए की, तो ये एंट्री 13,000 रुपए से होगी। इस बात को क्लियर रखिएगा, मिक्स ना कीजिएगा। अब जो परचेज कर रहा है वो एंट्री क्या करेगा। जिसकी इनवाइस वो रिसीव कर चुका है, उसे इनवाइस पहुंच गया कि जनाब चीजें हमने भेज दी हैं, सेलर ने इनवाइस भेज दी उसको, वो एंट्री करेगा गुड्स। उसकी एंट्री दो होंगी, एक गुड्स इन ट्रांजिट टू अकाउंट्स पेबल, वो एंट्री 13,000 से करेगा डायरेक्टली, उसका 10,000 से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उसे चीजें 13,000 की आ रही हैं। और परचेज डेबिट और गुड्स इन ट्रांजिट क्रेडिट, जब चीजें उसे पहुंच जाएंगी तो गुड्स इन ट्रांजिट को क्रेडिट कर देगा। अब उसने अकाउंट्स पेबल की पेमेंट देनी है 13,000 की, और उसके पास 13,000 की इन्वेंट्री आ गई है। नेक्स्ट चलेंगे, टॉपिक नंबर 98 है हमारे पास। एक उसने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, हम इस पे बात करते हैं। सैंपल कंपनी शिप्ड अ ट्रक लोड फॉर कॉन्स कॉस्टिंग ₹1 million ऑन December 2001।
टू इट्स कस्टमर सिंपल कंपनी एट सेलिंग प्राइस ऑफ 1.2 मिलियन। ले जी चीजें भेजी हैं, 1.2 मिलियन उसकी कॉस्ट है। विच रिमेन इन ट्रांजिट इज 10 जनवरी। कब भेजी हैं जी? दिसंबर में भेजी हैं और वो 10 जनवरी तक ट्रांजिट रहनी है, क्योंकि शिप करवाई गई है ना। नहीं भेजी दूसरे की, ट्रक से लोड हुआ है। ओके। अब कौन कौन क्या एंट्री पास करेगा यहां पे वो बता रहा है। गुड्स भेजी गई हैं 31 दिसंबर को। तो ऑब्वियसली सेलर ने जिस वक्त भेजी उसी वक्त उसने गुड्स इन ट्रांजिट टू परचेज इन्वेंट्री क्रेडिट कर दी 1,000 से। क्यों? क्योंकि उसकी कास्ट ऊपर लिखी नहीं हुई। खैर चलिए, हम कास्ट उसने खुद से लिखी है तो हम उसी को कंसिडर करेंगे। जब 10 जनवरी को चीजें आगे पहुंच गई हैं तो वो कॉस्ट ऑफ सेल 1,000, गुड्स इन ट्रांजिट 1,000 से क्रेडिट करेगा और अकाउंट रिसीवेबल टू सेल 1,200 से एंट्री कर देगा। ये जो ऊपर एंट्री मैं आपको बता के आया हूं, ये वाली। ये एक जीरो कम कर दें और 13,000 की जगह 12,000 कर लें तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए। बायर ने जो कि 12,100 से एंट्री करनी है, उसे 10 जनवरी को चीजें पहुंची हैं, इनवाइस कोई नहीं सी पहुंची, तो वो डायरेक्टली इन्वेंट्री टू अकाउंट्स पेबल एंट्री करेगा। उसने एक ही एंट्री करनी है। हाँ, अगर उसे इनवाइस भेजी जाती तो वो फिर एंट्रीज दो करता। गुड्स इन ट्रांजिट टू अकाउंट्स पेबल, इन्वेंट्री टू गुड्स इन ट्रांजिट। अब इस सूरत में सेलर दो है, भी दो ही एंट्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि उसने उसी वक्त इनवाइस भेज के बायर को कंफर्म कर दिया कि जनाब चीजें मैंने भेज दी हैं, आप रिसीव करना, आगे रिस्पॉन्सिबल आप हैं, मेरा काम था बुक करवाना। तो अब वो एंट्री उसी वक्त करेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू इन्वेंट्री। अब वो गुड्स इन ट्रांजिट नहीं लिखेगा क्योंकि ट्रांजिट का खाता उसने बायर के खाते में डाल दी। अगर खाता उसके पास रहता तो वो एंट्री पास करता। अब खाता उसने बायर के हवाले कर दिया तो बायर एंट्री पास करेगा। तो ये चीजें ध्यान से समझ लीजिएगा। Goods in transit is considered an equivalent to inventory and is classified under the current assets. Goods in transit भी करंट एसेट ही होता है, लेकिन ये किसके जुमरे में आएगा ये डिपेंड करता है। अगेन वही बात कि अगर सेलर रिस्पॉन्सिबल है तो सेलर गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री करेगा, अगर बायर रिस्पॉन्सिबल है तो बायर गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री करेगा। ओके जी, लेट्स टॉपिक नंबर 99 पे आते हैं। अकाउंटिंग फॉर करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, कंसाइनमेंट, सेल्स। Consignment sale is a situation where a party hold a goods to sell as an agent for true owner. कंसाइनमेंट क्या होता है? इसमें हमारे पास है जी, कंसाइनमेंट भी सेम केस है जिस तरह गुड्स भेजी गई हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी चीजें ये आएंगी कि कंसाइनर वो बंदा है हु शिप द गुड्स टू द कंसाइनी, जिसने चीजें कंसाइनी को भेजी हैं, यानी कि वो सेलर है। कंसाइनी बायर है, फॉर विच टाइटल कंट्रोल इज नॉट ट्रांसफर इमीडिएटली बिकॉज बायर डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट कैश इन्वेंट्री एंड एग्रीज टू ट्रांसफर टाइटल व्हेन गुड्स आर कंज्यूम। देखिए जी, यहां पे कंसाइनमेंट के केस में ये बात क्लियर है कि गुड्स इन ट्रांजिट इज बियर सॉरी इज रिकॉर्डेड बाय कंसाइनर, यहां पे सेलर। ठीक है जी। कंसाइनीज कमीशन, कंसाइनी में आल्सो एक्ट एज एजेंट टू सेल द गुड्स सेंट ऑन बिहाफ कंसाइनी अगेंस्ट द कमीशन। कंसाइनी वो बंदा है जिसके पास चीजें भेजी गई हैं और वो कमीशन बेस पर काम कर रहा है, उसने आगे चीजें अभी सेल करनी है, और वो ये कंसाइनी जो है ये एजेंट है कंसाइनर का। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जी। अब कंसाइनर और कंसाइनी के टॉपिक को वो थोड़ा सा डिटेल में बात कर रहा है, हम इस पे बात करके डिटेल में हम भी इसको डिस्कस करते हैं। सैंपल कंपनी। अच्छा, मैं थोड़ा सा पीछे सिनेरियो आपको समझा दूं कि जब कंसाइनर चीजें भेजेगा
तो वो क्या एंट्री पास करेगा? वो एंट्री पास करेगा कंसाइनमेंट डेबिट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट। ठीक है, ये चीजें उसने भेजी हैं। अगर एजेंट से उसे को पैसा आएगा, अच्छा वेंटेज डिफेंड कर रहा है, फिर इसको रहने देते हैं। हम वही एंट्री देखते हैं जो वो कर रहा है, उसी पर डिटेल में बात कर लेते हैं। इसको स्किप करते हैं जी। जी वो कह रहा है सैंपल कंपनी शिप्ड 100 टन ऑफ प्रोडक्ट टू सिंपल कंपनी, सेम नाम लिख दिए हैं, ऑन कंसाइनमेंट सेल बेसिस। कंसाइन ये शिफ्ट कर रहा है, तो ये है जी सेलर और ये है बायर ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। सिंपल कंपनी डज नॉट टेक टाइटल टू सच गुड्स अंटिल दीज आर कंज्यूम्ड इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सिंपल कंपनी ने चीजें तब तक अपने खाते में डाली जब तक कि वो कंज्यूम नहीं हो जाती। यहां पे दूसरे जुमलों में ये कह लें कि जब तक उनको आगे वो सेल नहीं कर लेता। द सेलिंग प्राइस फॉर 1 टन आर टू सेट 1000। सैंपल कंपनी कॉस्ट ऑफ 1 टन इज 600। ले जी उसकी से जो प्राइस है जो रिकॉर्ड करनी है सिंपल कंपनी ने वो 1000 है, और जो कॉस्ट है उसकी वो 600 है। तो अब एंट्री करते हैं। सबसे पहली एंट्री आ गई जो कि 100 टन है और 600। तो ये 60,000 बनता है, लेकिन जो कि उसने ऊपर 3 जीरो दे के उसने कहा जी आपने थाउजेंड्स में एंट्री लिखनी है, तो इसका मतलब है हमारा ये 60,000 सिर्फ 60 आएगा, 1000 ऊपर पहले लिखा गया है। तो 60 से ये एंट्री हो गई। अकाउंट रिसीवेबल में जो कहा 1000 था, तो ये 100 से एंट्री होगी, 1,00,000 100,000 होता है। तो 100 से अकाउंट रिसीवेबल जो सेल्स एंट्री हुई, और जब कंसाइनमेंट से पहुंच गई तो कॉस्ट ऑफ सेल्स टू कंसाइनमेंट गुड्स ऑन कंसाइनमेंट जो है वो एंट्री हो जाएगी। यानी कि ये एंट्री हम रिवर्स करके यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स को चार्ज कर देंगे। इधर आ जाएं। कंसाइनी ने कोई एंट्री नहीं करनी, सिर्फ एंट्री करनी है जब उसे गुड्स रिसीव हुई हैं या जब उसने गुड्स कंज्यूम कर ली या आगे बेच दी, तो वो इन्वेंट्री डेबिट करेगा और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट करेगा कि उसने 100,000 देने हैं सैंपल कंपनी के, और सैंपल कंपनी ने 100,000 लेने हैं सिंपल कंपनी से। ठीक है, सेम वही केस है जो पीछे हम करके आए हैं। Consignment sale is situation where a party hold the good to sell as an agent for the two owner. कंसाइनमेंट सेल्स क्या होता है कि कोई पार्टी इस चीज को होल्ड करती है गुड्स को एज ए एजेंट, ताकि वो आगे चीजों को सेल कर सके किसके बिहाफ पर? ट्रू ऑनर के बिहाफ पर। जी हम नेक्स्ट बात करेंगे राइट टू रिटर्न। ठीक है, बल्कि हम ये 5 टॉपिक हमारे हो गए हैं, तो अगले 5 टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।